नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पेचकस से गोदकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पति पत्नी ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। नवजात के साथ जिंदा जली एक महिला। और नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। रविवार की रात नगर थाना क्षेत्र के अमर सिनेमा चौक के पास एक व्यक्ति की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी गई। ताज्जुब की बात यह है कि जिनसे लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, वैसे लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक संपत्ति के विवाद में तीसरे व्यक्ति को मार दिया गया था। इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, कैसे एक व्यक्ति मार्केट के अंदर कैद कर मारा पीटा जा रहा है। पिटाई करने वाला व्यक्ति खुद न्याय का रखवाला रहा है और इसका साथ पत्नी दे रही है। इन दोनों ने पेचकस से गोदकर प्रॉपर्टी डीलर नागेंद्र नाथ यादव की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि निलंबित मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार यादव के पिता स्वर्गीय एसएन यादव रामबाग स्थित अपने मकान को बेटी दामाद के नाम पर कर दिया था। इसके बाद से ही साला और बहनोई में विवाद चल रहा है। कई बार पंचायत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया। इसमें नकुलबा चौक कन्हौली नाका रोड के नागेंद्र नाथ यादव की भी भूमिका रही, लेकिन निलंबित मजिस्ट्रेट दंपति विवाद का जड़ नागेंद्र यादव को ही मान रहे थे। रविवार को पति पत्नी ने नागेंद्र यादव को मार्केट के अंदर ले गए और पेचकस से गोदकर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र आशुतोष ने बताया कि उसके पिता की ही कहीं से कोई गलती नहीं थी। पुलिस आएगी, आप यहाँ पे मारे अंदर क्यों किया? हाँ, कोई बात नहीं, पुलिस को हम बुलाते हैं। हाँ, बुलाइए SHO रामबाग को। हाँ, हम आशुतोष कुमार जज है। नहीं, अब जज है, ठीक है, यहाँ पे मार। अब घर में आया था, तुमको पता था? ताला की चाबी अंदर है। चाबी लग। अब आप लोग बुलाइए और पुलिस को बुलाइए। बताइए जी, हमारे पिताजी का यहाँ व्यवसाय है, डिस्टिल्ड वाटर, फिनाइल, सब चीज़ का यहाँ पे दुकान है। हमारे पिताजी यहाँ बैठा करते थे, तो हमारे पिताजी पंचायती में गए थे। तो आशुतोष कुमार यादव नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, जज साहब के पिताजी। वो अपने आप को मजिस्ट्रेट बताते हैं, जो कि अभी रिटायर्ड सस्पेंडेड हैं। वो अपनी वाइफ के साथ आके धारदार हथियार से पेचकस से हमारी पिताजी को यहाँ पे जोर से वार किए, सर पे पीछे, और दोनों गेट बंद करके उनको मारा गया। यहाँ पे मारने ही के क्रम में जब मैं वहाँ आया तो मेरे पिताजी ने उन दोनों का नाम बताया कि फलाना फलाने ने मेरे पिताजी को मारा है। कौन सूचना दिया? हमारे यहाँ मेरे मित्र ने सूचना दिया, आपके पिताजी के साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है। तो मैं वहाँ से आया और हमारे पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय नरेंद्र नाथ, मेरा नाम हुआ आशुतोष कुमार यादव, और जो म्यादी जो मुदाले हैं उनका भी नाम आशुतोष कुमार यादव हुआ। उनके पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय एसएन यादव। मारने के समय कौन कौन था वहाँ पे? यहाँ एक इजार जी हैं। नहीं, मारने के समय कौन कौन मारा? महिला आरोपी कौन है? एक हस्बैंड वाइफ है, एक का नाम हो गया अदिति मेगा, उनकी वाइफ का नाम हो गया, और आशुतोष कुमार यादव हस्बैंड का नाम हो गया, जो कि सस्पेंडेड मजिस्ट्रेट है। दो ही लोग थे कि और सीसीटीवी देखे हैं आप? अब सीसीटीवी देखें, एक अलग से वीडियो फुटेज बनाया है, भीतर में यहाँ पे रखा हुआ था, वो वीडियो फुटेज में आया है, जिनमें उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं कौन है? आशुतोष कुमार यादव हैं, जो बोल रहे हैं कि हमारे आप मजिस्ट्रेट हैं, हम आपको मारेंगे, सारा चीज़ है उसमें वीडियो में, हम आपको बर्बाद करेंगे। मारपीट करते हुए किसका फुटेज आया? हस्बैंड वाइफ दोनों, आशुतोष कुमार यादव और उनकी वाइफ का, और भी कोई अदिति नेगा। और भी कोई? जी नहीं, पंचायती करने गए थे? जी नहीं, वो हमारा बात हुआ था, उनके पिताजी, उनके बहनोई जो हुए वो हमारे पिताजी के मित्र हैं, तो वही उनके घर में आपसी कलह चल रहा था, वह बात हो रहा था। थाना में पहले से जानकारी दी हुई थी। दोषी को कलह से कलह सज़ा मिले। न्याय पे हमारा पूरा भरोसा है, प्रशासन पे हमारा पूरा भरोसा है।
प्रशासन हम लोग की सपोर्ट कर रही है बस। घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग आरोपी के घर के अंदर पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे और बवाल शुरू कर दिया। इस मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को शांत कराते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार की सुबह एसएसपी जयंतकांत के साथ कई थानों की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल शुरू कर दी। घर को सील कर दिया गया है। घटना के बाद से अमर सिनेमा चौक से रामबाग तक तनावपूर्ण माहौल है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद में घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। ये टाउन थाने में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम नरेंद्र नाथ है, जिनकी कल किसी धारदार चीज़ से और स्क्रूड्राइवर जैसी चीज़ से सर पे मार करके हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने जो क्राइम एक्यूज्ड है, जिनको चश्मदीद गवाहों ने पहचाना है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे जो है एफएसएल की टीम अपना वर्क कर रही है एविडेंस कलेक्शन के लिए और इसके बाद में हम लोग उनको जेल भेजेंगे। रिटायर्ड जज बताया जा रहे हैं, उनके पुत्र बताया जा रहा है जो आरोपी है। हाँ, ये अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है, जो आरोपी हैं वो पहले डिस्ट्रिक्ट जज रैंक से जो रिटायर हुए हैं उनके पुत्र हैं और इसमें बाकी आगे कार्रवाई हो रही है। तो कस्टडी में लिए गए उनके बहनों से बातचीत की क्या? जो कस्टडी में लिए गए हैं उनके जो कंप्लेनेंट है उनके फैमिली का ही डिस्प्यूट है, उनमें हम लोगों ने उनसे बातचीत की है, उनका बयान भी नोट किया गया है और इसके अलावा जो स्पॉट पे जो रिक्वायर्ड सीसीटीवी है उसमें भी उनकी कार नज़र आ रही है, जिसको हम लोग सीसीटीवी को भी एविडेंस बनाएंगे टाइमिंग के साथ में। इसके अलावा जो एफएसएल टीम का से हम लोग को जो एविडेंस कलेक्शन होगा उसके ऊपर भी आगे कार्रवाई हमला किया गया, उसको भी जब्त कर लिया गया है। जो हथियार से स्पॉट को जो वेरिफिकेशन किया गया सिटी एसपी के द्वारा, सिटी एसपी ने अपने नेतृत्व में उसमें उस हथियार को भी जब्त किया है। डीएसपी टाउन को इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया और सुपरविजन सिटी एसपी करेंगे आगे क्या करना। तो एक अहम सुराग मिला है, कोई वीडियो मिला है जिसमें लाइव पति पत्नी दिख रहा है मारते हुए। जी, हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ रिपोर्टर्स के माध्यम से जो है ये ऐसा एक मिला है, वीडियो मिला है, उस वीडियो को भी जांच का पॉइंट बनाया जाएगा। मामला जमीन से जुड़ा हुआ है क्या, इस तरह का कोई मामला? ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट का मामला अभी तक नज़र आ रहा है। बाकी आगे हम लोग जो स्टेटमेंट लेंगे उसी के आधार पे चीज़ें क्लियर होंगी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर रामराजी रोड मोहल्ले की एक 22 वर्षीय विवाहिता सुगनी देवी अपने 15 माह के बच्चे के साथ आग से झुलसकर मर गई। बताया जा रहा है कि घटना से पूर्व महिला ने अपने पति से मायके जाने की जिद की थी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। पति के साथ ननद और देवर को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। इन लोगों ने बताया कि सुबह मायके जाने के लिए जिद कर रही थी, कुछ दिनों के बाद जाने को कहा गया। जैसे ही पति खाना खाकर ड्यूटी के लिए निकला, पत्नी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मृतका के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तो दहेज में हर बार मांगता था। हाँ, कौन मांगता था? वही इसको अथी है, दामाद आपका? दामाद आए देवर आई बूढ़ी। अच्छा, हाँ, पति मांग रहा था। ये हमको तय था, जो हम पैसा कौड़ी दे दिए थे। अब बाद में ये लगा गोदरेज चाहिए, बार गोदरेज या पलंग के लिए मेरा बच्ची के ये सब दिक्कत करता था। तो इसी अथी से ये कुपित से ये अपना जान हथ दिया। अपने लाग लगा? नहीं, वो लगवा दिया है। वही लगवाया? मोनू दामाद है जी। अच्छा, एगो बच्ची भी था 15 महीना, वो भी जल गए? ओकरो जला दिया जान से। मौत हो गई जी, दोनों के मार दिलक। कितना दिन होला था शादी के? 2 साल। 2 साल होला जी। उस समय दान दहेज दिए थे? जी हाँ। कथी दिए थे? उस घड़ी मोटरसाइकिल दिए थे, नगद दिए थे, नगद पैसा दिए थे। कितना? 1,30,000।
और बाद में फिर डिमांड हुआ था गोदरेज अलमारी। हाँ जैसे मेरा बहन का टॉर्चर पूरा कर रहा था दहेज के कारण, और उसके बाद मैं जला दिया, रात में जलाया कि कल जलाया से पता नहीं है मेरे को। फिर आज 11:30-12 बजे के करीब में फ़ोन कॉल आया, तो फिर हम वहाँ से आए, उसके घर पर जा रहे थे, जब तक वो भेज दिया लाश को मेडिकल, तो अभी तक नहीं क्या आया। आरोप क्या लगा रहे हैं? नहीं, उसको सबको जेल करना है। कौन किया है ऐसा, आपने की है या नहीं, वही सब मिलकर किए हैं। कौन कौन? जो मेरा बहन है ना, हाँ। उसका सास है, उसका ननद है, और उसका और उसका पति है, और उसका देवर है। ये लोग मिल के मारा? हाँ, सब मिलकर जला दिया। एक लड़की था दहेज के लिए। बच्चा था ही जल गया? हाँ, एक लड़की था छोटा सा, वही 12-13 साल का महीना का, तो उसके बाद उसको जला दिया, उसी में बिक दिया बच्चा का। डिमांड क्या था दहेज में? डिमांड पहले जो सरकार था ना, 4-5 लाख रुपया था, तो वो दे दिए। एक मोटरसाइकिल था तो दे दिए। उसके बाद 4 लाख रुपया सरकार मतलब बोल रहे थे कि देने के लिए, और खूब टॉर्चर कर रहा था। आज घटना हुई है, एक 22 साल की लगभग महिला और 14-15 महीने की एक बच्ची जलकर मर गई है। मृतका के मायके वाले लोग आए हैं, उनके द्वारा दहेज हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। थानाध्यक्ष इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे, इसका निर्देश उन्हें दिया गया। मरवन करजाडीह पंचायत के खलीलपुर गांव में सोमवार को कढ़ाने नदी में नहाने गए 3 बच्चों में से 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। हादसे के बाद से इलाके में कोहराम मच गया। गोताखोरों की मदद से लाश की तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 13 वर्षीय अंकित कुमार, 15 वर्ष का प्रियांशु और 13 साल का ही गौरव कदाने नदी में नहाने गए। इसी नदी में तीनों डूबने लगे। स्थानीय नाविक डूबते देख गौरव को बचा लिए। वहीं 2 बच्चों का कोई अता पता नहीं है। करजा पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे बच्चों को नदी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। डूबे बच्चों के परिजनों का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। नदी किनारे लोगों का हुजूम लगा हुआ है। तो घाना जा रहे थे हम लोग, तो यहाँ 3 बच्चा नहा रहा था इसी पर घाट पर। घाट पर से हम लोग घाना झाड़ करके देखे हैं तो एक बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। 2 बच्चा बीच धार में पहुँच गया, उस सामने ढल चल रहा है, वो ढल पर पहुँच गया उस जगह। अब ढल पर पहुँच गया, दोनों ऐसे ऐसे हाथ इसको ऐसे से कर रहा है। अजय कह रहा है कि भैया डूब गया आदमी। हम वहाँ से नाव खेप करके आया था, लेकिन वो भी दोनों डूब गया। आप यहीं पर थे? हाँ, वहीं पर थे हम। अच्छा। तो डूब गया, तो हम लोग तो नाव लेके आए, तो डूब गया था। तो ऊपर ठड़ा होकर नाव पर ताके ना, तो एक केस बुझे आई चुड़की। अच्छा। तो उसमें हम लगी डाले और लगी पकड़ लिया। लगी पकड़ लिया तो उसको लेकर के ऊपर टाने हैं, और ऊपर टान करके तब इसको रखे, तो नाव में उठा करके इसको रखे, तो 2-3 कोला पानी उगला, और उसके बाद बेहोश हो गया। और बेहोश होने के बाद हम लोग उसमें ढूंढने लगे, लेकिन ये 2 आदमी को पता नहीं लगा। मेन धार ना 3 बच्चा डूबा हुआ था। 3 डूबा हुआ था, एक तो बता दीजिए, लेकिन 2 का पता नहीं लगा। क्या स्थिति है अभी? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब आ गया तक तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन समर्थित सीपीआई प्रत्याशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व एमएलसी संजय कुमार सिंह, निर्दलीय शिक्षक निर्वाचन से सराय वैशाली के प्रोफेसर राकेश कुमार सहित कुल 13 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। शिक्षक निर्वाचन से लंगट सिंह कॉलेज से प्रोफेसर विजय कुमार, अशेश्वर राय, भूषण झा ने नामांकन किया। वहीं तिरहुत स्नातक निर्वाचन से महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार मनीष मोहन, कौशल कुमार, जालंधर भगत, प्रेम पासवान, डॉक्टर मनोज कुमार, एहतेशाम मूल, हसन रहमानी, उत्तम पांडे, मकेश्वर चौधरी ने नामांकन किया। इस अवसर पर शिक्षक कोटे से निर्दलीय उम्मीदवार भूषण झा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिलवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। स्नातक निर्वाचन से राजद उम्मीदवार ने कही कि बेरोजगारी स्नातक को न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता के साथ नियोजित शिक्षकों को समान कार्य सामान्य वेतन मिले। 4 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि 8 अक्टूबर निर्धारित है। 22 अक्टूबर को इन सीटों के लिए चुनाव होंगे। कोई सुविधा नहीं थी। मैं जाते जाते उनके वेतनमान के सवाल को विधानमंडल में, जो कभी नहीं उठा था, सड़क पर भले वो लोग लड़े थे, लेकिन विधानमंडल में वेतनमान का सवाल नियोजित शिक्षकों का नहीं उठा था, मैंने उसको उठाया। और आज वो एक आधा अधूरा, जिसकी लड़ाई चल रही है, लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, शिक्षक भी लड़ रहे थे अभी कोरोना के क्रम में, आधा अधूरा वेतनमान पूरी सुविधा के साथ वो मिला है।
अन्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं उनकी, सेवा शर्त भी उनके एक आए हैं, जिसमें सरकार ने शिक्षकों को ठगने का काम किया है, छलावा है, वादा खिलाफी की है। हम उसके लिए आने वाले दिनों में लड़ेंगे। जहां तक वित्त रहित शिक्षकों के मुद्दों का सवाल है, हमने उसको भी इन 6 वर्षों में पूरी मुस्तैदी से रखा है कि ये 25-30 वर्ष से ये वित्त रहित शिक्षा नीति जो बिहार में चल रही थी, इस वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे शिक्षकों को की कोई सेवा शर्त नहीं थी। अनुदान बकाये आज भी चल रहे हैं, लेकिन उस समय 8 से वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति अनुदान के तहत खत्म किया गया था। 8 से 14 8 साल में 2 साल का अनुदान मिला था। मैंने इन 6 वर्षों में उनको 5 साल का अनुदान प्रत्येक साल दिलवाया है और उनकी सेवा शर्त बनवाया है। पहली बार घाटा अनुदान की मांग मेरे जाने के बाद सदन में गूंजी है, क्योंकि बिहार में चाहे वह माध्यमिक विद्यालय हो या यूनिवर्सिटी में जो अभी 250 अंगीभूत महाविद्यालय हैं, वो सब इसी तरह निजी प्रबंधन के हाथों खुले थे। बाद में चलकर उनको घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत किया गया था और तब उनका सरकारीकरण किया गया था। उसी मांग को लेकर मैं लगातार घाटा अनुदान की मांग को लेकर जूझा हूं सरकार से। सरकार सहमत भी हुई थी। इस राज्य का उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ने सदन में स्वीकार किया था कि हम घाटा अनुदान की समीक्षा हेतु कमेटी बनाएंगे। आज तक वह नहीं बनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले इन 6 वर्षों में अगर शिक्षकों ने हम में विश्वास जाहिर किया तो हम अपने नियोजित शिक्षक को जो वेतनमान आधा अधूरा वेतनमान है, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसको पूरा वेतनमान दिलाएंगे। सेवा शर्तों में जो कमी है उसको पूरा कराएंगे और घाटा अनुदान की मांग जो हम लगातार उठाए हैं, ऐसे वित्त रहित शिक्षण संस्थान को हम घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत करके रहेंगे। देखिए 18 वर्षों से यहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जी कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कोई काम नहीं जनता का हो रहा है। किसी सवाल को लेकर वो नहीं बोलते हैं विधान परिषद में। उस सवाल को लेके, विकास को लेके, पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाना है, सर्व समाज को आगे बढ़ाना है, उस मांग को लेके आगे बढ़ना है। आप तमाम भाइयों का आशीर्वाद चाहिए, देश का आशीर्वाद मेरे साथ है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जनता, आम आवाम का आशीर्वाद मेरे साथ है। इसी के साथ मैं जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ। देखिए, शिक्षक के जो मुद्दा है, जो अभी नवनियुक्त जो हमारे स्नातक के में जो भाई सब है, जो प्रोफेसर लोग, मैं खुद प्रोफेसर हूँ और मैं प्रोफेसर के दुख को समझता हूँ कि अगर बाय द वे उन लोगों को भी परमानेंट अगर रखा जाए तो मुझे लगता है शिक्षण संस्थान को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से वो एडहॉक पर रख के और उनकी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनके शोषण किया जा रहा है सरकार की तरफ से, मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर बाय द वे मैं अगर इस जगह पर आता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उन लोगों को परमानेंट नियोजित करने के लिए। जी, ये चुनाव लड़ने के लिए मुख्य मुद्दा ये है, मैं एक नौजवान होते हुए मैं युवा के दर्द को समझ सकता हूँ और जो भी युवा स्नातक करके भी बेरोजगारी का गम झेल रहे हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। जो भी हमारे शिक्षक बंधु है, नियोजित शिक्षक का उनको एक कलंक लाद दिया गया है, उसका लड़ाई मैं सदन में लड़ने का कोशिश करूँगा। पूर्ण वेतनमान दिलाने का प्रयास करूँगा, यही मेरा मुख्य मुद्दा है। और जो पहले जो है पिछले वर्ष उनसे उन लोगों ने भी काम किया कि जी, वो लोग क्या काम किए ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबके आँख के सामने में है। पता नहीं काम क्या किए नहीं किए, मगर मैंने तो सदन में कभी हम अपनी समस्या को उन्हें उठाते हुए नहीं देखा, ना ही कभी शिक्षक के लिए वो कभी सदन में आवाज़ उठाए, ना भी कभी वो बेरोजगार के लिए आवाज़ उठाए। शिक्षक की जो समस्याएं हैं, नियोजित शिक्षकों और वित्त रहित शिक्षकों की, उन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं क्षेत्र में आया हूं। प्राथमिकता रहेगी नियोजित शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन दिलवाना और वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित करा करके और उनको सम्मानजनक वेतन दिलवाना। हमने नॉमिनेशन किया है कि राजनीति में धन बल का प्रयोग बंद होना चाहिए और जो इसका मूल उद्देश्य है उससे यह चुनाव भटक गया है। स्नातकों के लिए, उनका एम्प्लॉयमेंट के लिए, इन सब किसी चीज़ पर आज तक कोई गौर नहीं किया गया है। और मेरा मानना है कि जब तक स्नातकों को
उनके महत्व को, उनके लिए कुछ किया गया है, ये नहीं किया जाता है, तब तक ये चुनाव प्रासंगिक नहीं है। ये चुनाव अपने उद्देश्य से भटक गया है। चेहल्लुम और दुर्गा पूजा के दौरान मुजफ्फरपुर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जयंतकांत ने साफ साफ कहा कि इन दोनों पर्व के दौरान किसी प्रकार का अखाड़ा जुलूस नहीं निकाला जाएगा। दुर्गा पूजा में ना ही मूर्ति स्थापित की जाएगी और ना ही पंडाल का निर्माण कराने की इजाज़त मिलेगी। बैठक में शामिल समिति सदस्यों के साथ चर्चा कर इन दोनों अधिकारियों ने कहा कि बिना अनुमति जुलूस निकालने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जिला शांति समिति की बैठक की है। उसमें सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित हुए और लगभग 3 घंटे के विमर्श के बाद निर्णय यही हुआ सर्वसम्मति से कि जो हमारे 2 महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार आ रहे हैं, एक तो चेहल्लुम है जो 8 तारीख को है, उसमें भी कोई अखाड़ा कोई जुलूस नहीं निकलेगा, इस पर सहमति बनी। बाकी जो दुर्गा पूजा का त्यौहार आ रहा है, दशहरा का आ रहा है, उसमें भी किसी प्रकार से जो पंडाल बनता है वो नहीं बनेगा, अस्थायी जो प्रतिमा स्थापित होती थी वो नहीं होंगी और वहाँ भी किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा। ये एक सहमति बनी है और इसलिए किसी प्रकार के प्रतिमा स्थापना, पंडाल की स्थापना या जुलूस निकालने के लिए कोई थाना स्तर से कोई लाइसेंस भी निर्गत नहीं किया जाएगा। और चुनाव के आलोक में पूरे जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का जुलूस वो अवैध होगा, उस पर हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोरोना को विशेष रूप से देखते हुए और जो चुनाव में आचार संहिता लागू है उसको देखते हुए आज हम सभी लोगों ने बैठ करके जिला शांति समिति ने सर्वसम्मति से यही निर्णय लिया है कि किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और किसी प्रकार का पंडाल, मेला इत्यादि का आयोजन नहीं होगा। एकदम बातें क्लियर हो चुकी हैं कि इसमें जो आगामी चेहल्लुम का त्यौहार है और दुर्गा पूजा का त्यौहार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। कोई भी जुलूस अगर कोई निकलता है तो उसको अवैध माना जाएगा, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा पूरे शहर में सभी थानों के स्तर पर पीस कमेटी के लिए और लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस बारे में हम लोग माइकिंग भी करवाएंगे और इसके अलावा लोगों को थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक करवा करके लोगों को सभी को सूचना दिया जाएगा। करता है उसके लिए ये एकदम क्लियर कानून बने हुए हैं और उसके ऊपर जो भी एफआईआर है होना है, कार्रवाई होना है, अरेस्टिंग है या फिर लाउड स्पीकर का सीजर है, डीजे या लाउड स्पीकर का सीजर है, उसको किया जाएगा। त्योहारों में सर ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी? त्योहारों पे जो आम दिनों की ट्रैफिक व्यवस्था है उसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी और इसके अलावा जो है कहीं पे जहाँ पर भीड़ भाड़ की जगह है, जो स्थायी मंदिर की जगह होंगी या जहाँ पे भीड़ की और आशंका होगी, उसके लिए अलग से बंदोबस्त किया जाएगा। दुर्गा पूजा में मूर्ति स्थापित करने देने को लेकर राष्ट्रीय क्षत्रिय महापरिषद ने सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को ज्ञापन सौंपकर नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल के बीच विधानसभा चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष शिवम कुमार सहित परिषद के कई सदस्य मौजूद थे। जिला पदाधिकारी से हम लोगों ने ज्ञापन देकर उनसे बताया है कि जब कोरोना काल में चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा में पंडालों में प्रतिमा क्यों नहीं बिठाई जा सकती। इसी विषय में हमने लोगों ने ज्ञापन दिया है कि कोरोना काल के अनुसार ही नई गाइडलाइन के द्वारा दुर्गा माता की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सर। कन्हौली विष्णुदत्त के जगन्नाथ सहनी ने केमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सीएमडी प्रदीप स्थाना, डिजिटल मैनेजर सुचिंद्र शाह सहित कंपनी के 4 अधिकारियों पर निवेशकों के पैसे को गबन का आरोप लगाते हुए सोमवार को सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। जगन्नाथ सहनी ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक अभिकर्ता के रूप में वे 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि कंपनी में निवेश करा चुके हैं। खुद का भी 1,37,000 रुपये निवेश किया, लेकिन मैच्योरिटी के बाद भी कंपनी निवेशकों को पैसा नहीं दे रही। मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। कैसे आहत हो गया मामला दर्ज कराया गया? जी, केमुना कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर हम अभिकर्ता हैं, मुजफ्फरपुर शाखा पक्की सराय 1508 2014 में हम अभिकर्ता के रूप में ज्वाइनिंग किए
और पिछले 2.5 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है। और हमको अभिकर्ता बनाने वाले श्री मनोज सहनी, मुकेश सिन्हा और मनोज चौधरी, ये तीनों आदमी साजिश रच के सभी कार्यकर्ता को ज्वाइनिंग कराया और पैसा देने से अभी इनकार कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि आप लोग समझिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। कितने लोग का पैसा है? 100 लोग से ऊपर का है, लमसम 1 करोड़ से ऊपर का, 1 करोड़ से ऊपर रुपया निवेश है जो भुगतान नहीं दे रही है। आपका कितना भुगतान है? मेरा 1 करोड़ है मेरे अकाउंट पे। आपका मेरा पर्सनल है वही 1,37,000। हम लोग की तहरीर मामला दर्ज करा दिया है। जगन्नाथ सहनी ने कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो लखनऊ की कंपनी है जिसका मुजफ्फरपुर में लगभग 18 से 20 ब्रांच है, उस कंपनी पर, उसके सीएमडी पर, उसके रीजनल मैनेजर सुचिंदर शाह और जेडएम प्रदीप पांडे पर जगन्नाथ सहनी ने केस किया है। चूँकि मैं इनका अधिवक्ता, धाराएं लगाई गई हैं इसमें 406 और 420 आईपीसी के अंतर्गत केस दायर किया गया है। और सुनवाई की तिथि? सुनवाई की अगली तिथि है 12/10/2020 को। लेनिन चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय में सोमवार को डीजी हट का उद्घाटन पटना अंचल प्रबंधक संजय कांडपाल ने किया। इस दौरान अंचल कार्यालय से मुख्य प्रबंधक संजय सिन्हा भी उपस्थित थे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता देने के लिए इस डीजी हट का शुभारंभ किया है। ग्राहक इस परिसर में अपना ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ टैब द्वारा तुरंत खाता खोले जाने, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी सुविधा है। इस परिसर में एटीएम मशीन, बल्क नोट जमा करने की मशीन, पासबुक अद्यतन करने का प्रिंटर एवं इलेक्ट्रॉनिक चेकबुक जमा की मशीन उपलब्ध रहेगी। इसके साथ 2 इंटरनेट कियोस्क भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके माध्यम से ग्राहक पीएनबी मोबाइल ऐप, भारत बिल पे पोर्टल तथा पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग का टच स्क्रीन के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। बैंक की टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, डिजिटल तथा रिटेल उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु वीडियो वॉल की भी व्यवस्था है, जिससे ग्राहकों को बैंकिंग उत्पादों की समस्त जानकारी मिल सकेगी। इस डीजी हट के शुभारंभ का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को समस्त प्रकार की डिजिटल सेवाएं एक ही परिसर से उपलब्ध कराना है। इस परिसर में कार्यावधि के दौरान बैंक के 2 स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहेंगे, जो ग्राहकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार मदद करेंगे, ताकि ग्राहक बैंक की समस्त डिजिटल सेवाओं को समझ सके तथा डिजिटल बैंकिंग को अपना सके। कार्यालय में मुजफ्फरपुर मंडल प्रमुख अभिजीत सिन्हा, मुख्य प्रबंधक अनिल कुमार सहित बैंक के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। इन मशीनों में आप देखिएगा, मैं अभी कुछ साथियों से बात कर रहा था कि हम जब एटीएम मशीन पर भी जाते हैं तो नॉर्मली अपना कार्ड लगा के अपना या तो बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या पैसा निकालते हैं, जबकि उन मशीनों के आप थोड़ा सा अगर 1-आधा मिनट भी आप उसमें एडिशनल उस पर स्पेंड करें तो आप देखेंगे कि उसके जो अलग अलग मेन्यू ऑप्शंस हैं उसमें इन दोनों के अलावा भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने जो खाते में आपने पहले कभी शाखा में जाके चेक जमा किए होंगे उनके फेट के बारे में पता लग सकते हैं। आपका जो पिन की बदली या उससे संबंधित कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं और जो यूटिलिटी पेमेंट्स हैं वो भी उसमें कुछ सीमित मात्रा में वो भी सुविधाएं उपलब्ध। शहर में इसका क्या लोकेशन दिया गया है, जो अभी यूनिक क्या लोकेशन है यहाँ पे? शहर का लोकेशन मुझे लगता है, मैं मुजफ्फरपुर शहर में पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक सेंट्रल लोकेशन है ऑलमोस्ट, क्योंकि चारों ओर काफ़ी व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं और रिहायशी घर भी मुझे आते हुए नज़र आए हैं, तो मुझे लगता है कि इसका लोकेशन एक अच्छा लोकेशन है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठों के नेता लगातार जिले का दौरा कर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मुजफ्फरपुर आए पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार भी 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। इस दौरान मौके पर बबलू तिवारी समेत कई नेता मौजूद थे। स्थानीय निकाय जो है लोकतंत्र की सबसे निचली और मजबूत इकाई। पहली बार इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी जिसने केवल भाषण और योजना नहीं, जमीनी धरातल पे उतर करके काम करने का और इस निकाय को मजबूत करने का प्रयास किया। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि जहां वो लोग जो कहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था को हम लाए, वो 5 साल में जहां केवल 65,000 करोड़ रुपया 13वें वित्त आयोग में खर्च कर पाए थे, आज हमारी सरकार 14वें वित्त आयोग में
2,292 करोड़ और 15वें वित्त आयोग में लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। मनरेगा की राशि जहां 37,000 करोड़ रुपये 2014 में होती थी, आज वो राशि लगभग 1,02,000 करोड़ रुपये हो गई। ये उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि सारा पैसा जो है गांव की तरफ, गांव को केंद्रित करके जा रहा है। इससे पंचायती राज व्यवस्था भी मजबूत होने वाली है, गांव गरीब किसान भी मजबूत होने वाला है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर पंचायत बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करना है। इन सारी योजनाओं को आम जनता के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच बताने के लिए और उनसे इस बिहार विधानसभा चुनाव में समर्थन का आग्रह करने के लिए हम सब पंचायती राज प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता नीचे तक सबके यहाँ जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बने ताकि बिहार अपने विकास के पथ पे और तेजी से आगे बढ़े। इसी के लिए हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।